बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्यास एमएस फेलोशिप रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और इंटरव्यू के लिए जो है लिस्ट अपलोड कर दी गई है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का नाम इंटरव्यू लिस्ट में आया है उनको बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने जो है वो मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का सिला उनको दिया है। और सेकेंडली जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, यानी जो लोग टेस्ट पास नहीं कर सके, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई ना कोई इससे अच्छा जो है अल्टरनेट वो जो है वो चूज़ करके रखा है। बस आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। ठीक है, मेहनत करना ना छोड़ें। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो अब आते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप आधा रास्ता करके आ गए हैं। ठीक है, यानी टेस्ट पास करना, टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके अगर हम अपनी मेहनत की जो डायरेक्शन है या मेहनत की जो कह लें कि मैग्नीट्यूड है उसको हम कम कर देंगे तो हम आगे फिर मज़ीद compete नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों का नाम शॉर्ट लिस्ट उसमें आ गया है, यानी जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, वो अभी से यानी आज से ही इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में पास होना ये आपकी 50% अचीवमेंट है। इसको आगे आपने 100% बनाना है तो आपको इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा देना होगा। और आपको पता है कि प्यास में इंटरव्यू जो है वो हाई लेवल का होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन पूछ के तो वो आपको भेज देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें इंटरव्यू जो है वो बहुत हाई लेवल का होगा। इसी हाई लेवल इंटरव्यू के लिए, अच्छे इंटरव्यू के लिए, मैंने इंटरव्यू के हवाले से जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पे, इसमें ऑलरेडी मैं 6 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, और आज हमारा 7वां लेक्चर है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि जिस पैटर्न पे प्यास वाले इंटरव्यू लेते हैं, जिस पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक्स में से, मैं भी उसी तरह से ही डिस्कस करूँ। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। तो चलें जी, अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन का 7वां लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हम न्यूक्लियर फिज़िक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब हमने एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमने ये देखना है कि न्यूक्लियर जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते कैसे हैं। यानी अब देखें, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवा सकता, कोई प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करवा सकता। उसकी वजह ये है कि दोनों के ऊपर कूलम्बिक फ़ोर्स लगेगी। और अगर किसी पार्टिकल ने न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट करे। तो न्यूट्रॉन एक वाहिद पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और न्यूक्लियस तक वो इजीली पहुंच जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। उनमें भी ज़्यादा जो है वो रिएक्शन करवाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थर्मल न्यूट्रॉन्स की होती है। ठीक है, तो एक हमारे पास न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन जो है किसी भी न्यूक्लियस में अब्जॉर्ब होता है और वो न्यूक्लियस जो है वो कुछ देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। देन वो एक गामा रे इमिट करता है। ठीक है, और एक नया न्यूक्लियस जो है वहाँ पे, यानी नया आइसोटोप बन जाता है। उसके अलावा दो मेजर रिएक्शंस हैं, एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है और एक फ्यूजन रिएक्शन है। जो आपको पता है कि एनर्जी जिनसे हम लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो ये दो रिएक्शन जो हैं उसमें काम कर रहे होते हैं। तो फिशन रिएक्शन बेसिकली क्या है कि एक न्यूक्लियाई के ऊपर हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार करते हैं और वो न्यूक्लियाई जो है दो छोटे न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उन वहाँ से हमें एनर्जी कैसे मिलती है ये देखें। यहाँ पे बेसिकली उसने बताया हुआ है एक कि यूरेनियम 235 का एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो आगे हिट कर रहा है और वहाँ से दो हमारे पास एक्स और वाई, ये दो हमारे पास नए न्यूक्लियस बन रहे हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे यूरेनियम का एक स्पेसिफिक जो है वो रिएक्शन लिखा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि एनर्जी कैसे मिलती है इसमें से। ठीक है,
यानी हम तो न्यूक्लियर फिशन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। तो एनर्जी कैसे मिलती है हमें, वो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ है कि एनर्जी जो है वो कैसे निकलती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हैवी न्यूक्लियाई के लिए 7.2 MeV है। ठीक है, और इंटरमीडिएट मैसेज के लिए वो 8.2 है। अब देखें ज़रा, ये हैवी न्यूक्लियस है और ये कन्वर्ट हो रहा है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के अंदर, तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस होगा, यानी इसकी 8.2 है और इसकी जो है वो 7.2 है आई थिंक, तो इनका जो डिफरेंस है वो पर न्यूक्लियन में आपके पास एनर्जी देगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि फिशन में अगर कोई हमसे पूछता है कि फ़िशन में एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो बेसिकली फ़िशन में ये है कि जो फ़िशन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा है, और फिशन का जो आप कह लें कि जो फिशन का जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम है। तो हम देखते हैं कि सिस्टम जो है वो ओवरऑल एक स्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहा है, एक हायर बाइंडिंग एनर्जी कन्फिग्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ वो तब जाएगा जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो इसका डिफरेंस है 8.2 माइनस 7.2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपके पास चूँकि पर न्यूक्लियन है, ठीक है, तो पर न्यूक्लियन अगर 1 MeV है, तो अगर 235 आपके पास न्यूक्लियंस होते हैं U-235 में, तो आपके पास 235 MeV जो है वो एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स वो नहीं पूछते, लेकिन आपके इंटरेस्ट के तौर पे वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो फिशन रिएक्शन की जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सेल्फ सस्टेन्ड चेन रिएक्शन है, यानी कि आपने एक फिशन रिएक्शन किया, एक न्यूट्रॉन जो है वो अब्जॉर्ब हो गया, उसने रिएक्शन कर दिया, और उसके बदले में 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो हमें मज़ीद मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक न्यूट्रॉन आ रहा है, ये यूरेनियम 235 का एटम है, और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स आगे मिलते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स आगे फिर अगेन जो है वो फिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर आगे 3 निकलेंगे, और फिर वो 3 जो है आगे फिशन रिएक्शन करेंगे, तो ऐसे एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हमने ये देखना है कि हम किस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, अगर हर दफ़ा यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो फिर तो ये रिएक्शन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, यानी कि एक तरह से ये मल्टीप्लिकेशन जो है मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये रिएक्शन आगे से आगे चलता जाएगा, तो हमारे लिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे अगर एक न्यूट्रॉन से कम न्यूट्रॉन निकलता है ऑन एवरेज, तो क्या होगा, आगे वो न्यूट्रॉन जो है किसी रिएक्शन में आगे मज़ीद फिशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये जितने न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं फ्रॉम ईच फिशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन कांस्टेंट के। ठीक है, अब के अगर 1 होगा तो हम कहेंगे कि रिएक्टर जो है वो क्रिटिकल है, यानी कि K1 का मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन आया, उसने एक फिशन किया और आगे एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे फिजिबल कंडीशन होती है। ठीक है, अगर के जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो रिएक्टर जो है वो सुपर क्रिटिकल होगा, और चेन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। अगर के लेस देन 1 है तो रिएक्टर जो है वो आगे मज़ीद सस्टेन नहीं करेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं जी के जो है वो 1 के करीब होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ी सी रिएक्टर की कन्फिग्रेशन है, ये इंटरव्यू में इतना ज़्यादा नहीं पूछते आपसे, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से जहाँ पे जो है वो फिशन रिएक्शन होता है, फिर वहाँ से हम हीट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं वाटर को, फिर वाटर से स्टीम बनती है, स्टीम जो है वो आपके पास टरबाइन को चलाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत आपको कन्फिग्रेशन जो है ये माइंड में होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन है जी। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं और वो एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने 2 न्यूक्लियाई को आपस में मिलाना है, तो आपने उनकी दरमियान जो कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करना है। उसको ओवरकम करने के लिए आपको उनको फ्यूज़ करवाने के लिए पहले उनको एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को डराइव करने के लिए हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर होते हैं, इसलिए हम इनको थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है,
फिशन और फ्यूजन में जो चीज़ें याद रखने वाली हैं, एक तो ये है कि फिशन और फ्यूजन में एनर्जी कहाँ से मिलती है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनके रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फ्यूजन के तो लाजमी रिएक्शंस वो लिखवाते हैं आपसे, ठीक है। ये रिएक्शन जो है इसको प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी का कंपैरिजन आपको होना चाहिए, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो किस में, एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो किस रिएक्शन में ज़्यादा है। और बाइंडिंग एनर्जी कर्व से आपको पता होना चाहिए कि हम फिशन और फ्यूजन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जो एक्सप्लेनेशन है फिशन और फ्यूजन के लिए वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए, हमने ये कहा है कि हमने अगर फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो हमें जो न्यूक्लियाई हैं उनको हमें कन्फाइन करना पड़ता है, उनको हाई टेम्परेचर पे जाके हमें सस्टेन करना पड़ता है ताकि वो फ्यूजन रिएक्शन कर सकें। तो इसके लिए हम उनको जो है वो कन्फाइन करते हैं। अब कन्फाइनमेंट दो तरह से होती है, एक मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होती है और एक इनर्शियल कन्फाइनमेंट होती है। तो आपको जस्ट इसका एक कंसेप्ट होना चाहिए कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास इस तरह से शेप होती है, उसमें हम जो है उसके जो इनर साइड होती है उस पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाते हैं और उसके आउटर साइड पे हम करंट जो है वो फ्लो करवाते हैं। तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि न्यूक्लियाई को वहाँ पे कन्फाइन करके रखती है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो है वो इनर्शियल कन्फाइनमेंट है। इनर्शियल कन्फाइनमेंट में क्या चीज़ है जी, हम क्या करते हैं लेज़र बीम्स के साथ हम उस अपने सैंपल को हम क्या करते हैं चारों साइड से रेडिएट करते हैं, ठीक है। और लेज़र बीम की वजह से जो है वो यहाँ पे जो है चारों साइड से जब हम लेज़र बीम उसके ऊपर फॉल करवा रहे होते हैं तो एक तरह से एक प्रेशर, एक फोर्स लग रही होती है, ठीक है। तो उस लेज़र बीम की वजह से हम क्या करते हैं इसकी जो जो इसकी सरफेस होती है इसको हम पील ऑफ करते हैं, यानी इसको हम यहाँ से एक तरह से कह लें कि यहाँ से रिमूव करते हैं एकदम से। तो जैसे ही ये सरफेस जो है ये बाहर की तरफ एक्सपेंड करती है तो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से इसकी जो अंदर कैविटी है जिसके अंदर हमने प्लाज्मा को रखा होता है, जिसके अंदर हमने जो है वो अपना सैंपल रखा होता है, वो क्या करता है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करने के लिए वो अंदर की तरफ से स्क्वीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ स्क्वीज़ होता है तो आपके पास वहाँ पे एक थोड़े से टाइम के लिए कन्फाइनमेंट बन जाती है, तो वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। उसके बाद इसकी जो रिएक्टर की डायग्राम है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक ही तरह का कंसेप्ट यूज़ होता है कि हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे होते हैं और वहाँ रिएक्शन से हम कोई भी जो है एक लिक्विड फ्लो करवाते हैं जो कि यहाँ से टेम्परेचर को लेके स्टीम यानी वाटर के अंदर अपना टेम्परेचर जो है उसको वो ऑब्ज़ॉर्व करवाता है और वाटर जो है वो यहाँ से स्टीम बन के टरबाइन की तरफ चला जाता है। अब एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि फ्यूजन के एडवांटेजेस क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। तो एडवांटेजेस में लो कॉस्ट और अबंडेंस ऑफ फ्यूल है, ड्यूटेरियम है हमें वाटर से मिल जाता है, ठीक है। और रन अवे एक्सीडेंट्स इसमें नहीं होते, यानी कि इसके अंदर चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं होता। उसके साथ जो रेडिएशन हैज़र्ड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास जो है इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि लिथियम जो है उसकी कमी हो सकती है, ठीक है। और अगर आपने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ करने हैं, अगर आपने जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट हम करते हैं तो हमें उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो आपको पता है कि उसके लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज़ होते हैं और उस सुपर कंडक्टिविटी के लिए हमें टेम्परेचर बहुत डाउन करना पड़ता है और उसके लिए हमें हीलियम चाहिए होता है। तो जो है वो सप्लाई ऑफ हीलियम जो है वो लिमिटेड हो सकती है और स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं ये फ्यूजन रिएक्शन में प्रॉब्लम कर सकती हैं। उसके बाद रेडिएशन डैमेज का एक टॉपिक है लेकिन ये कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है जी। इसके बाद रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिटेक्टर्स के बारे में उसने बात की हुई है, तो इनको आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें हैं और मे बी आपसे वो डिस्कशन कर लें इसमें से, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक ये चैप्टर जो है जी यूज़ ऑफ रेडिएशंस हैं इसमें, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं ट्रेसिंग में हम जैसे एक्सरे वगैरह है, एमआरआई है, ठीक है।
और इस तरह की बाकी चीज़ें मटेरियल एनालिसिस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ये लाजमी तौर पे वो पूछते हैं, ठीक है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बता रहा था कि कार्बन डेटिंग के हवाले से पूछते हैं, ऐसे ही न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के हवाले से भी वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या चीज़ है कि किसी भी न्यूक्लियाई के ऊपर न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है और वो जो न्यूक्लियाई है वो रेडिएक्टिव हो जाता है। जब वो रेडिएक्टिव होता है तो उससे जो रेडिएशन निकलती हैं हम उनको स्टडी करते हैं और इन रेडिएशन से हम ये बताते हैं कि वो न्यूक्लियाई जो है वो कौन सा था, ठीक है। क्योंकि हर न्यूक्लियाई की रेडिएशंस अपनी होती हैं, उसकी स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा न्यूक्लियाई था। उसके बाद हमारे पास रेडिएशन थेरेपी है, इसमें फूड प्रिजर्वेशन करते हैं हम, यानी अगर फूड को आपने स्टेरिलाइज़ करना है तो आप उस रेडिएशंस पास कर दें उसमें से, तो बैक्टीरिया और जर्म्स जो हैं वो वहाँ पे किल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो रहा है, उसके साथ ही मैं ये लेक्चर भी एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर जो है नेक्स्ट पार्टिकल फ़िज़िक्स पे वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया वो बिल्कुल भी आराम से ना बैठें, ठीक है। ये हफ़्ता जो है 5-7 दिन है आपके पास, ये बहुत कीमती हैं, ये बाद में आप सोचेंगे कि ये टाइम जो है इसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए था। इंटरव्यू में बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं, ठीक है। कोई भी चीज़ मिस करके ना जाएं, किसी भी किस्म की आप जो है वो चॉइस पे छोड़ के चीज़ें ना जाएं, सारी चीज़ें प्रिपेयर करें। क्योंकि आप टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, अब आगे इंटरव्यू में जो है आप थोड़ी सी मेहनत की कमी की वजह से आप उसको मिस नहीं कर सकते। आपको जो है वो इंटरव्यू में भी उतनी ही मेहनत करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेक्चर अपना एंड कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।